तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले का जो टॉपिक था वो परागण था। उम्मीद है परागण की वीडियो सभी ने देख ली होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निषेचन तथा द्वनिषेचन। बचा हुआ टॉपिक रह गया था तो इसे भी ख़त्म कर लेते हैं। और ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेकंड, तो माइक गिर गया मेरा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और इस महत्वपूर्ण सेशन में जो है आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली दो टॉपिक के बारे में, और वो है निषेचन और द्वनिषेचन के बारे में। इसमें हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में, और दूसरा जो है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन, ये दो टॉपिक है। फर्टिलाइजेशन तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है आज मैं उसे समझाऊंगा और बहुत ही डिटेल्स में। ध्यान दीजिएगा जरा। समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं निषेचन। और निषेचन पढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक स्टडी सीबीएल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट मत करिए, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए निषेचन समझते हैं। निषेचन क्या होता है? निषेचन होता ये है, जब मैंने आपको परागण समझाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारा पुष्प है और पुष्प का जो है ये है वर्तिकाग्र। क्या है? स्पेशली ये वर्तिकाग्र था जो ऊपर बना हुआ था, बता रहे हैं आपको, ये था वर्तिकाग्र, ये वाला पार्ट, ये वर्तिकाग्र था। और ये था कैलेक्स, यानी इसको कहते हैं बाह्यदल पुंज। और यहाँ पे इसकी पंखुड़ी थी। क्या थी? पंखुड़ी। ठीक है, ये पंखुड़ी थी जिसको हम कोरोला कहते हैं। पुष्प का अंडाशय ये था। अंडाशय के अंदर दाने समान संरचनाएं थी। इन दाने समान संरचनाओं को अंडाणु कह रहे थे। क्या कह रहे थे? अंडाणु। इन दाने समान संरचनाओं को हम अंडाणु कह रहे थे। तो जब भी क्या होता है, ये यहाँ पे परागकोश था और परागकोश से परागकण निकल कर जब वर्तिकाग्र पे पड़ रहे थे तो इस क्रिया को क्या कह रहे थे हम? परागण। ये मैटर नहीं करता, ये हमने पहली वीडियो में परागण का एकदम बहुत ही शानदार तरीके से हमने समझाया। जाकर आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन उस वीडियो का लिंक में है, आप देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, तो जब भी परागकण जो है कहाँ पड़ता है? परागण, निषेचन और डबल, जो भी जैसे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब पुष्प का परागकण इसके वर्तिकाग्र पे पड़ता है तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। क्या? परागण। जब परागण हो जाता है ना तो बहुत लोगों के मन में बात आती है कि आफ्टर पॉलिनेशन यानी परागण के बाद क्या होता है? परागण होने के बाद क्या होता है, ये कहानी जो है हम आपको बताते हैं। परागण के बाद जो परागकण है सीधा पहुंचता है कहाँ पर? पुष्प के वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र जो होता है एक चिपचिपा सा भाग होता है जहां पे परागकोश यहाँ तरल पदार्थ को अपने अंदर सोख लेता है परागकण और फूल जाता है और वहां पे होता है परागकण का अंकुरण। क्या होता है? परागकण अंकुरित हो जाता है और निकलती है यहाँ से पराग नलिका। बहुत सारे परागकण कोशिश करते हैं और कोई एक परागकण अपनी नलिका लेकर के, नलिका बना करके पहुंच जाता है कहाँ पर? अंडाशय में। कहाँ प्रवेश कर जाता है? जैसे मानिए कि एक बड़ा सा चित्र करके बताते हैं। ये मानिए कि यहाँ पे है वर्तिकाग्र। क्या है? वर्तिकाग्र। और यहाँ कोई परागकण पड़ा है, उसने परागकण पड़ा है। परागकण जो है वर्तिकाग्र से द्रव को सोख करके कैसा हो गया? सक्रिय द्रव होता है, शुगर टाइप का, सोख करके फूल जाता है। फूलने के बाद यहाँ से निकलती एक नली, खुद की नली उस बनाता है परागकण, इसे कहते हैं पराग नलिका। और ये कहाँ प्रवेश कर जाता है? अंडाशय में। जैसे यहाँ प्रवेश कर गया, अंडाशय में प्रवेश कर जाता है। और इसमें जो है परागकण में होते हैं पुष्प के कौन से युग्मक? नर युग्मक। जो पुष्प के नर युग्मक हैं जो कहाँ से निकलते हैं? परागकण से होते हुए जब जा करके ये कहाँ मिल जाते हैं? पुष्प के अंडाणु यानी पुष्प के बीजांड से जाकर के संयुग्मित हो जाते हैं ना, मिल जाते हैं ना, तो इसी क्रिया को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। फिर से पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर जब वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, इस क्रिया को परागण कहते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन, परागण के बाद क्या होता है कि यहाँ का जो वर्तिकाग्र होता है, एक परिपक्व वर्तिकाग्र की बात कर रहा हूं, एक मैच्योर्ड, वो सक्रिय पदार्थ को सोख करके परागकण फूल जाता है, उसका अंकुरण में अपनी एक नली बनाता है
इसे कहते हैं पराग नलिका। और पराग नलिका जो है जाती है कहाँ पर, पराग नलिका पहुंचती है अंडाणु के पास, यानी अंडाशय के अंदर अंडाणु के पास। और जब उससे मिल जाती है, यानी यन परागकण और यन अंडाणु, 2n जब ये हो जाते हैं मिल करके, तो इसी क्रिया को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। चलिए निषेचन की परिभाषा भी आप लिख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा बताने से अच्छा समझते हैं कि आपको लिखवा दें, ताकि आप जो है बोर्ड में आपको अच्छी तरह से लिख ले। आप हमारे साथ लिखते चलिए, निषेचन। निषेचन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में लिख सकते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या है, ध्यान दीजिएगा, पुष्प के पराग कण, जिसको हम क्या कहते हैं, नर युग्मक, पुष्प का नर युग्मक का पुष्प के अंडाणु, या हम बोल सकते हैं क्या, अंडाणु, या बोल सकते हैं बीजांड। क्या बोल सकते हैं, बीजांड, या फिर हम बोल सकते हैं मादा युग्मक। क्या बोल सकते हैं, मादा युग्मक से संयुग्मित, संयुग्मित मतलब मिलना ना, संयुग्मित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इतनी ही परिभाषा है निषेचन की। कैसे होता है, पुष्प के परागकण जो नर युग्मक होता है, जब परागकण पहुंचता है वर्तिकाग्र के पास, उसे परागण कहते हैं। वहां पे सक्रिय पदार्थ को सोख लेता है और परागकण फूल जाता है, और पुष्प के अंडाणु या बीजांड के पास अपनी खुद की पराग नलिका के द्वारा पहुंच जाता है, कौन, परागकोश। और जब जाता है ना बीजांड या मादा युग्मक के पास जाके संयुग्मित हो जाता है, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम कहते हैं निषेचन। उम्मीद करता हूं निषेचन समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत कुछ नहीं आ रहा तो आप इतना लिख दीजिएगा, पुष्प के नर तथा मादा युग्मकों का आपसी संयुग्मन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। नर तथा मादा युग्मकों का आपसी संयुग्मन ही क्या कहलाता है, निषेचन। हालांकि इसे परागण भी ऐसे ही होता है, लेकिन परागण हमने डिटेल में पिछली वीडियो में बताया है। चलिए, तो निषेचन हो जाता है। अब निषेचन के बाद जो आती है प्रक्रिया, उसे कहते हैं सभी पुष्पीय पादपों में जिस प्रकार का निषेचन होता है। निषेचन आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सभी पुष्पीय पादपों में जिस प्रकार की क्रिया होती है, इसको मिटा दें। सभी पुष्पीय पादपों में जिस प्रकार की क्रिया होती है वो निषेचन के बाद होती है क्या, द्विनिषेचन। और चलिए द्विनिषेचन भी आपको समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो हमारा पुष्प होता है, ये हमारा पुष्प है, और पुष्प के अंदर क्या होता है, सबसे निचले पार्ट को अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय के अंदर ये दाने समान संरचनाएं होती हैं। इन दाने समान संरचनाओं को अंडाणु बोलते हैं, या इन दाने समान संरचनाओं को बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड। एक बीजांड का स्ट्रक्चर हम यहाँ बना रहे हैं, जिस प्रकार से आपकी बुक में दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, एक बीजांड का स्ट्रक्चर इस तरह से बना होगा आपकी बुक में, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये बीजांड का स्ट्रक्चर है, और इस बीजांड का अपने बुक में देख लीजिए खोल के, इसी प्रकार से कुछ बना होगा बीजांड। और जो है इसको देखिएगा ध्यान से, इस चित्र को। स्ट्रक्चर किसका है, बीजांड का, ठीक है। हाँ, किसका स्ट्रक्चर है, बीजांड का। और यहाँ पर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और यहाँ पर भी 3 प्रकार की ही कोशिकाएं होती, 2 प्रकार। यहाँ ये 3 कोशिकाएं, ये भी 3 कोशिकाएं होती, इतना बोलिएगा। और ये जो है बीच में 2 कोशिकाएं और होती हैं। इस वाले पार्ट को जो है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, आप भी मेरे साथ चित्र बनाते चल सकते हैं, बीजांड द्वार। इस वाले पार्ट को बोलते हैं बीजांड वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत। ये जो कोशिकाएं होती हैं, 3 कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, इन्हें बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिका। और ये 2 कोशिकाएं जो आपको दिख रही हैं बीच में, इन्हें बोलते हैं ध्रुवीय केंद्र। ध्रुवीय केंद्र, इन्हें ध्रुवीय केंद्र बोलते हैं। और यहाँ पर देखिएगा 2 कोशिकाएं साइड साइड में होती हैं, और एक कोशिका बीच में होती है। जो साइड साइड कोशिका होती है ना,
इन दोनों कोशिकाओं को हम कहते हैं सहायक कोशिका। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। और जो एक बीच में जो कोशिका होती है इसे बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं? अंड कोशिका। अंड कोशिका प्लस सहायक कोशिका को आपस में मिला करके क्या कहते हैं? अंड समुच्चय। क्या बोलते हैं? अंड समुच्चय। ऊपरी पार्ट को निभाग बोलते हैं। निभाग अपने बुक में देखिएगा, सेम टाइप से चित्र इसी प्रकार, कुछ अलग भी होगा मगर यही सब है। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं अध्यावरण। अध्यावरण। उम्मीद करता हूं कि चित्र आपको बहुत अच्छा विजुअल हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा जैसा कि हमने बनाया है। फिर से एक बार समझा देते हैं। जब आप बीजांड की लंबवत काट का अध्ययन करोगे तो सबसे पहले इसमें आपको ये पार्ट मिलेंगे, अनुलंब काट जिसको कहते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा ये, इसको हाँ ये ऐसा गोल वाला भाग है क्या? ये भ्रूण कोश है। क्या है? ये पूरा गोल वाला पार्ट क्या है? भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश में जो है, इस कोशिका को प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, इसे ध्रुवीय केंद्र कहते हैं। और ये दो साइड साइड की कोशिका होती हैं, इन साइड साइड की कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। बीच में जो कोशिका है उसे अंड कोशिका कहते हैं। और अंड कोशिका प्लस सहायक कोशिका को क्या कहते हैं? अंड समुच्चय। ये बीजांड की अनुप्रस्थ काट है, बीजांड की अनुलंब काट है। अनुलंब काट है भाई, अनुलंब काट है। किसकी? बीजांड की अनुलंब काट है। अब जो बात करनी है आपसे, द्विनिषेचन किसे कहते हैं? द्विनिषेचन। ध्यान से सुनिएगा, इसी चित्र से आपको समझ में आ जाएगा। ये बीच का जो भ्रूण कोश है ना, ये भ्रूण कोश, इसी को हम यहां बनाते हैं। दिख रहा है आपको? शो हो रहा है? इस चित्र को हम यहां बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3 कोशिकाएं हमने यहां दिखाई हैं, 1 2 3। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। चलिए यहां ना बना करके हम जो है बनाते हैं थोड़ा सा इधर। ये हो गया, ये बना दिए। और ये जो कोशिकाएं हैं ये वाली, ये इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं प्रतिमुख कोशिका। क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिका। और ये बीच में 2 कोशिकाएं और दिखाया हमने, इनको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्र। ध्रुवीय केंद्र। और 3 कोशिकाएं यहां पर हैं, एक सबसे बीच में है, 2 साइड साइड में है ना। इन दोनों कोशिकाओं को, इसको और इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। और तो सहायक, और बीच वाली को क्या बोलते हैं? बीच वाली जो है इसको बोलते हैं अंड कोशिका। अंड कोशिका। और सहायक कोशिका प्लस अंड कोशिका बराबर क्या होता है? अंड समुच्चय होता है। अंड समुच्चय। ये समझ में आया? इतनी बात तो मैंने पिछले वाले चित्र में भी आपको समझाई है। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं ना? चलिए समझिएगा। एक परागकण में, जो परागकण जब वर्तिकाक में पड़ता है जिसको परागण कहते हैं, फिर वो अपनी नलिका खुद बनाता है और अपनी पराग नलिका बना करके पहुंच जाता है कहाँ पर? पहुंच जाता है बीजांड में। और बीजांड जो है पुष्प का फीमेल पार्ट है और परागकण पुष्प का मेल पार्ट है। जब उससे संयुग्मित हो जाता है तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। और निषेचन के बाद की क्रिया है डबल, जिसको कहते हैं द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। अब यही हमारा टॉपिक है। आप जानिएगा, यहां देखिएगा, एक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं। यहाँ लिखा हूं, एक परागकण जो होता है ना, परागकण में कितने नर युग्मक होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं। 2 नर युग्मक होते हैं। एक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं, यानी एक परागकण में 2 नर युग्मक हो गए। जब ये अपनी पराग नलिका बना करके बीजांड में प्रवेश करेगा तो 2 नर युग्मक, एक ये है और एक ये, माने 2 नर युग्मक हैं। एक ये है और दूसरा ये, माने दोनों नर युग्मक हैं। ऐसे बना देते हैं, दोनों नर युग्मक हैं। एक नर युग्मक जा करके, यहाँ पे देखिए, इस चित्र में देखिए या इसमें देख लीजिए, हाँ, एक नर युग्मक जा करके किससे? एक नर युग्मक आकर के ध्रुवीय केंद्रक से क्या हो जाता है? संयुग्मित हो जाता है। ध्रुवीय केंद्रक जो कि भ्रूण कोश के अंदर है और ये पुष्प का फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। एक नर युग्मक आकर के ध्रुवीय केंद्र के साथ मिल जाता है और दूसरा नर युग्मक आकर के मिल जाता है अंड कोशिका से। किससे? अंड कोशिका से। यानी कहने का मतलब यह है कि एक नर युग्मक आकर के ध्रुवीय केंद्र से, ये परागकण का, परागकण के अंदर का नर युग्मक है और एक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं। दूसरा नर युग्मक आकर के किससे मिल जाता है? अंड कोशिका से। ध्यान दीजिएगा। तो एक आपको याद रखना है कि एक परागकण के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं। कितने? 2। जब एक परागकण के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं तो
जो द्विनिषेचन होता है उस क्रिया में क्या होता है कि एक नर युग्मक जाकर के किससे, ध्रुवीय केंद्र से, तथा दूसरा नर युग्मक जाकर के अंड कोशिका से क्या हो जाता है, संयुग्मित हो जाता है। तो निषेचन कितनी जगह पर होता है देखिएगा, एक तो जाके ध्रुवीय केंद्र से मिला एक नर युग्मक और दूसरा जाके अंड कोशिका। इस प्रकार के निषेचन को द्विनिषेचन कहा गया। कहा गया कहा कितनी जगह पर निषेचन हुआ, दो जगह पे संयुग्मन हुआ ना मेल फीमेल का, तो इसको द्विनिषेचन कहा गया। द्विनिषेचन के साथ साथ त्रिसंलयन हुआ। त्रिसंलयन समझते किसे कहते हैं? त्रिसंलयन का मतलब ध्यान दीजिएगा, त्रिसंलयन का मतलब दो, देखिए यहां पर दो कोशिकाओं से तो एक त्रिसंलयन, और द्विनिषेचन इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड त्रिसंलयन। त्रिसंलयन का मतलब तीन कोशिकाओं से जाकर के, दो नर युग्मक तीन कोशिकाओं से जाकर संयुग्मित होते हैं। देखिए यहाँ पे ध्रुवीय केंद्र दो है, इससे जाकर के एक जो है क्या हुआ, इससे जाकर के एक नर युग्मक मिला, तो दो कोशिकाएं यहाँ पर हैं और एक कोशिका जो अंड कोशिका यहाँ पर। तो यहाँ मादा कोशिका जो है, ध्रुवीय केंद्र दो है तो दो मादा कोशिका यहाँ पर है, एक अंड कोशिका जो कि यहाँ पर है, यह एक है। तो कुल मिला के कितनी कोशिकाएं हो जाती हैं? कुल मिला के हो जाती हैं 3 कोशिकाएं। और नर युग्मक कितने संयुग्मित हो रहे हैं? दो नर युग्मक इससे हो रहा है, सॉरी एक नर युग्मक जो है दो मादा जो है कोशिका यानी ध्रुवीय केंद्र से हो रहा है, और एक नर युग्मक जाकर के एक कोशिका से हो जा रहा है। तो जो दो नर युग्मक संयुग्मित हो रहे हैं उसे कहते हैं द्विनिषेचन। जबकि इसमें क्रिया में मादा के कितनी कोशिकाएं भाग ले रही हैं? भाई दुई तो ये दे रही हैं, अब तो ये दे, कुल मिला के कितनी ले रही हैं? 3 कोशिकाएं। तो 3 कोशिकाएं भाग ले रही है, तो इसको त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विनिषेचन। द्विनिषेचन का मतलब एक पराग कण में दो नर युग्मक होते हैं, एक नर युग्मक जाकर के जो है ध्रुवीय केंद्र के साथ और दूसरा नर युग्मक जाकर के अन्य कोशिका के साथ क्या होता है, संयुग्मित हो जाता है। तो इसको तो कहते हैं द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि निषेचन दो जगह पे हो रहा है, एक तो ध्रुवीय केंद्र के पास हो रहा है और दूसरा कहाँ हो रहा है, अंड कोशिका के पास। इस प्रकार से भ्रूण कोश में दो जगह पे निषेचन होता है, इस निषेचन को द्विनिषेचन कहते हैं और इसे त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन किस आधार पर देखेंगे? क्योंकि इसमें 3 कोशिकाएं, मादा की 3 कोशिकाएं भाग लेती हैं, दो ध्रुवीय केंद्र की कोशिका भाग लेती है और एक अन्य कोशिका की। जब इस प्रकार से नर युग्मक जा करके जो है दो नर युग्मक जा करके किससे, एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्र से और दूसरा जो है जाकर के अंड कोशिका से संयुग्मित हो जाता है, तो 2 स्थानों पर जो है निषेचन होता है। इस प्रकार के हुए निषेचन को क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन भ्रूण का निर्माण होता है, जहां पर ये सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं भ्रूण को जो है क्या करती है, पोषण प्रदान करती हैं और फिर बीज का अंकुरण हो जाता है, अंकुरण निकल जाता है। तो यहीं पर जो है समाप्त तो होता है क्या द्विनिषेचन। चलिए परिभाषा लिख सकते हैं आप, इसको हम मिटा देते हैं चित्र को, चित्र का स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ यहाँ मैं बताता कि एक परागकण में दो नर युग्मक, एक नर युग्मक जाकर के किससे, दो ध्रुवीय केंद्र से, किससे, ध्रुवीय केंद्र से, और एक नर युग्मक जाकर के किससे, अंड कोशिका से, अंड कोशिका से संयुग्मित हो जाता है, अंड कोशिका से संयुग्मित हो जाता है। तो इस प्रकार का जो निषेचन रहा उसे कहते हैं कौन सा निषेचन? द्विनिषेचन। चित्र से आप समझ गए होंगे। और द्विनिषेचन या इसको हम त्रिसंलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिसंलयन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं और यहाँ पे हम परिभाषा लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो आप द्विनिषेचन की परिभाषा लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ जो मैंने लिखा था उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या आप जो है वीडियो को रोक करके पोस्ट करके लिख भी सकते हैं। तो चलिए द्विनिषेचन लिखते हैं। द्विनिषेचन की परिभाषा अगर आ गई बोर्ड में, आ गई क्या, आती ही है, निषेचन, द्विनिषेचन से कहते हैं DOUBL डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऐसे करके करिए। तो द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? तो इसमें लिखना पड़ेगा, एक परागकण में दो नर युग्मक होते हैं, एक परागकण में दो नर युग्मक होते हैं जो भ्रूण होते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं। एक नर युग्मक में एक परागकण में दो नर युग्मक होते हैं जो भ्रूण कोश के दो, कौन सी कोशिका है?
दो ध्रुवीय केंद्र तथा एक अंड कोशिका से संयुग्मित होते हैं। एक अंड कोशिका से क्या होते हैं? संयुग्मित होते हैं। जब एक अंड कोशिका से संयुग्मित होते हैं तो इस प्रकार के संयुग्मन को द्विनिषेचन या त्रिसंलयन कहते हैं। अब किस प्रकार से कहते हैं, ये सारी बातें हमने आपको चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझा दी है। और ये रही द्विनिषेचन की परिभाषा। तो इस सेशन में हमने 3 चीज़ों का टारगेट रखा था। एक तो हमारा पिछली वीडियो जो था परागण के ऊपर था और ये काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया, बहुत अच्छी वीडियो थी, आप भी जाकर उसे देखिए। और दूसरा जो है निषेचन और तीसरा जो है द्विनिषेचन। और ये तीनों पॉइंट समझ जाइए, गोल्ड नहीं डायमंड पॉइंट है ये बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। और मैं तो इसे कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि मैंने जो है जब भी मैं लेकर आता हूँ कोई लाइव सेशन तो जरूर ये सेशन जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर ही होता है। तो बताइएगा निषेचन और द्विनिषेचन आपको कैसे लगी वीडियो। उम्मीद करता हूँ जितना मैंने समझाने का प्रयास किया सब कुछ आपको समझ में आया होगा। यदि इसके बाद भी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प हमेशा करने के लिए तैयार हूँ और ज़रूरत पड़ेगी तो ताकि वीडियो लाता रहूँगा, अन्यथा तो मैं लाइव कम ही आता हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो हमेशा आती रहती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अब इस टाइम अब समय आपके पास कम है, बोर्ड एग्जाम में जुड़ जाइए, किसी भी समय आपका जो है टाइम टेबल आ सकता है और साथ ही साथ जो है परीक्षा के लिए जुड़ जाइए। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी सिविल क्लासेस पर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरह की अनेकों वीडियो हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छा से अच्छा मार्क दिला सके। तो चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।